अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं। कई दहाइयों से पाकिस्तानी सियासत का दुल्हा रहने वाले किरदार मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब। गोगा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शेख साहब से, पूछें। जी आप पूछें। मैं सिर्फ आपसे ये इंतजार करता हूँ कि आपने कहा कि दूल्हा, उनकी शादी तो हुई नहीं। दूल्हा का मतलब है कि पाकिस्तानी सियासत के महवर व मरकज, सियासत के महवर। ये बात अगर आप शुरू में कर देते तो ये जुमला ना उठता। जुनैद साहब, मैं सब समझता हूँ, मेरी सारी जिंदगी गुजरी है इसी दश्त की स्याही में। जुगतबाजी में या पॉलिटिक्स में कह रहे हैं? पॉलिटिक्स में जुगते तो आप लोग करते हैं, मैं जुगत इंजॉय जरूर करता हूँ। मैंने अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी सियासत की है और इसे अवाम की खिदमत समझ के किया है। अरे वाह। पहली बात तो ये है कि आप पहले सारे औराक जो हैं उनको रबड़ से साफ कर दें। नई चीज जो कहने लगा हूं वो पत्थर पे लिखें, पत्थर पे लकीर की तरह लिखें। अक्टूबर के आखिरी 15 दिन और नवंबर के आखिरी 15 दिन जुनैद साहब, सियासत में तूफान आने वाला है। ज़ाहिर है इन्हीं दिनों में कुछ होगा, होने जा रहा है। अंधों को नजर आ रहा है, बच्चों को नजर आ रहा है, इसमें आप तो आपको नजर आ रहा है तो आप फिर खुद ही बातें कर लेते, मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? शेख साहब, आप कब तक ये अपना चूरन बेचेंगे? सीधी बात है, खुल के बात करें। आपको क्या आप साफ साफ बताएं ना कि क्या होने जा रहा है। कुछ होने जा रहा है वो तो मुझे भी पता है जी। आर्मी चीफ की तकर्री है, जो होना है इसी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर होना है। आप बताएं ना कि क्या होने जा रहा है। नहीं तो ठीक है, नीचे को और शो हो रहा है तो मैं उधर चला जाता हूं। आपको सारा पता है, आप सबसे अक्लमंद हैं, तो आपने फिर शेख रशीद किस लिए बुला लिया? शेख रशीद को इसलिए बुलाया है कि वो बताएं कि क्या होने जा रहा है। ये तो मुझे भी पता है कि इन्हीं महीनों में होने जा रहा है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, सियासत में तूफान आने वाला है जी जी, आप इस पे गौर करें। आप ये ना मुझे बताएं कि आर्मी चीफ की तकर्री होने वाली है और आर्मी चीफ, छोड़ दें इन बातों को। मुझसे ज्यादा कौन जानता है इन बातों को? जी जी। मैं जो कह रहा हूं आप उस पे गौर करें। सियासत में तूफान आने वाला है जुनैद साहब। क्या तूफान आने वाला है? जाहिर है सियासत में हर वक्त कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पाकिस्तानी सियासत कोई खड़ा पानी तो है नहीं। ले फिर सुन लें जी। जो समुंदर लेके खान जा रहा है जी जी, उसमें सब कुछ बह जाएगा। क्या क्या बह जाएगा, बताएं ना जरा। खोखियां दे फट्टे, टायरां वालियां दुकानां दे बाहर पे पुराने टायर, ढाबियां दे बाहर पे बेंच, मज्जां दे अगे पे टप। क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे? बताएं कि सियासत में क्या तब्दीली वाकई होगी। जुनैद साहब, आपको हर तरफ खान ही खान नजर आएगा। वो तो अभी भी नजर आ रहा है। आप बताएं। नहीं, मैंने आज आपको इधर उधर होने ही नहीं देना शेख साहब। आप बताएं, इलेक्शन की डेट दें आज आप। यार डेट आप इस तरह मांग रहे हैं, सियासत पे बात कर रहे हैं या किसी की मंगनी पे बात कर रहे हैं? ये डेट फिक्स नहीं होती सियासत में जुनैद साहब, ये डेटें आगे पीछे होती रहती हैं। मगर जो बात शेख रशीद के मुंह से निकलती है वो पत्थर पे लकीर होती है। सर जी जरा मेरी तरफ देख के बताएं, मैं अमीर हो जाऊंगा कि नहीं? अगर आपकी तरफ देखे तो फिर तो ना ही ना है, और अगर देखे बगैर कहें तो फिर दुआ है, हो भी सकता है। शेख साहब, आप पूरा महीना भी अक्टूबर का कह सकते थे। 15 दिन अक्टूबर के, 15 दिन उससे आगे, फिर महीना, 2 महीने को आपने 1 महीना किया। जुनैद साहब, ये लड़का मुल्तान में तेल नहीं बेचता था? आपको शर्म नहीं आती? आपने इसे दानिश्वर बना के यहाँ बिठा। शेख साहब देखिए, मैंने अर्ज किया ना, मैंने आज आपको इधर उधर नहीं होने देना। जैसे मुर्गी को पकड़ लेते ना गर्दन से, मैंने आज आपको ऐसे पकड़ के सवालों के जवाब लेने। मेरा हर दानिश्वर आपसे एक सवाल पूछेगा, आपने हाँ या ना में जवाब देना। जुनैद साहब, ये दानिश्वर हैं हाँ ना वाले? इनको तो 1.5 घंटे का जवाब चाहिए, फिर इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। तो सर जी क्या हुआ है, इन दानश्वरों को कीड़ा लगा हुआ? ये देखें नुक्स वो खुद बता रहे हैं। अब मैं तो ऐसी बात कर नहीं सकता। आप जिस लेवल के भी हैं तो सहाफ़ी, और आपको मालूम है कि सहाफत के साथ मेरा बड़ा प्यार है। पहला सवाल गौरी साहब आप पूछें जी जरा। जी शेख साहब, इमरान खान साहब को नहल करार दिया जाएगा या नहीं? हाँ बताएं। बिल्कुल नहीं। नहीं, पक्की बात है? नहीं, मेरा मतलब है कि इतने भोले कोई भी नहीं है, सबको तस्वीर नजर आ रही है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं?
बेटा तुम्हारा तो सवाल होना चाहिए था कि मुझे अगला सांस आएगा कि नहीं। शेख साहब ये बताएं कि खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जुनैद साहब, पाकिस्तान में वो पट्टी नहीं है जहां पे ऐसी हथकड़ी तैयार हो जो इमरान खान के हाथ पे चढ़ जाए। अच्छा गोगा जी आप पूछे जी। अच्छा शेख साहब मेरा सवाल ये है कि पेड़ा छोटा होवे तो ओदी रोटी भारी किवें हो सकदी? शेख साहब वो बहुत सियासी ਉਹਦੇ 'ਚ सवाल मिट्टी पूछ पा रहे लो हैं। मिट्टी। बड़ा सीरियस सवाल है शेख साहब, क्या कर रहे हैं आप? आपकी सीरियसनेस यही है। आप तो जॉग कर रहे हैं। जॉक? आप यहाँ बैठे जॉक दर जॉक करते हैं और मेरी जॉक पे आप एतराज कर रहे हैं। शेख साहब मेरा सवाल ये है कि गंदम की इमदादी कीमत जो है 3000 क्रॉस करेगी या नहीं? बस अब ये सियासी इंटरव्यू है और मेरा ख्याल है कि आपका सियासी हल्का सिर्फ इतना है। क्या कह रहे हैं? गंदम पे हमारी मईशत का दारोमदार है। जुनैद साहब आपकी सियासी मईशत का दारोमदार है गंदम पे, उनके मैदे का दारोमदार है। शेख साहब आप मेरे सवाल का जवाब दें, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते देख रहे हैं कि नहीं? बात वो पूछते हैं जो होने वाली हो। इस मुल्क के अंदर कब फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है? हमें तो सारी जिंदगी गुजर गई है यही देखते हुए। मुझे याद है बिल्कुल छोटा सा था, फातिमा जिना के मैं जलसे में था और फातिमा जिना बीबी मुझे गोद में लेके खड़ी थी और उन्होंने मुझे कान में कहा कि शेख रशीद तुम मुस्तकबिल के एक लीडर बनने वाले हो। अच्छा शेख रशीद कह के बुलाया था या फरजंदे रावलपिंडी कह के बुलाया था? नहीं, उस वक्त उन्होंने सच्ची बात करनी चाहिए, वो मुझे बेटों की तरह चाहती थी, उन्होंने मुझे शेख रशीद ही कहा था। ये फरजंदे रावलपिंडी तो जुनैद साहब, फिर रावलपिंडी के सपूतों ने मुझे नाम दिया। मुझे कहने लगी कि तुम एक दिन इस मुल्क के बड़े लीडर बनोगे, ये बात याद रखना। इस मुल्क के अंदर कभी भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। तो बात ये है कि हम तो माँ बाप की बात पे यकीन करने उस वाले वक्त समझ आ रही थी आपको जब उठाया था उन्होंने? छोटे थे ना। समझ क्यों नहीं आई गौरी साहब, सियासत मुझे घुट्टी में मिली हुई है। मैंने उनसे कहा तो फिर क्या आपका हुक्म है, सियासत छोड़ दें, ना जाएं सियासत में? कहने लगे नहीं, कुर्बानियां दें इस मुल्क के लिए। और मैंने कहा कुर्बानी तो अभी भी दे के अंदर आया हूं, मेरा दूध वाला फीडर सिक्योरिटी वालों ने रख लिया है। मैंने उसकी परवाह नहीं की, मैं अपने जलसे में शामिल होने के लिए अंदर आ गया हूं। तो कहने लगे कि तुम्हारी सारी हरकतें बड़े लीडरों वाली। ये उनकी जरा नवाजी थी जुनैद साहब। शेख साहब आप बात को कहां से कहां ले गए? आप मेरे सवाल का जवाब दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा कि नहीं? देखें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो खान जीतेगा। अगर खान हारा तो इसका मतलब ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा शेख साहब ये बताएं, गेट नंबर 4 वालों के साथ ताल्लुकात कुछ गड़बड़ हुए हैं? शेख साहब आप सवाल को छोड़ें, आप मुझे दाद दें कि मैंने कितना नाजुक सवाल जो है वो खातून से करवाया है। तो जवाब देने के लिए भी यहाँ कोई खातून बिठा लेनी थी। ये सवाल इतना खतरनाक नहीं है जितना इसका जवाब खतरनाक है। बीबी आप क्यों इसकी बातों पे लग जाती है? आपको मेकअप के ब्रांड देखा करें, आप नया क्या फैशन चल रहा है वो देखा करें, या नई फिल्म आई है बाबे भंगड़ा पांदे ने वो देखा करें। शेख रशीद सिर्फ देखने वाली चीजें देखता है, दीवार के पीछे क्या है ये नहीं हम देखते। अच्छा शेख साहब आप हाथों की लकीरें भी देख लेते हैं? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਮਿਟਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। और गोगा घर च भी आटा है ना गुंदा जिवें मेले च गुनिया जाता। बस फिर मेला लगने वाला है गोगा जी अक्टूबर के एंड में या नवंबर के एंड में, आटा गूंदने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा शेख साहब मेला तो बाद में लगेगा ना, पहले ये बताएं कि ये हुकूमत कब जा रही है? आप बिल्कुल मुझे दो टोक जवाब चाहिए, महीना बताएं किस महीने जा रही है? जुनैद साहब अगर आप मेरी सियासी बसीरत को चैलेंज करते हैं तो फिर लिखें जरा तारीख भी। चल लिखवाएं जी। तारीख बेशक 1 से 30 तक कोई भी हो, अच्छा उसमें 1 से 9 तक का हिंसा जरूर आएगा। शेख साहब वो तो जो भी तारीख लिखेंगे उसमें 1 से लेके 9 तक का हिस्सा जरूर आएगा। तो फिर दाद देना अपने भाई को, आप 0 लिखेंगे उसमें 1 से 9 तक का आएगा हिंसा। तो तारीख ही नहीं होती ना। तो बस तारीख आपको बता दी, अपने पल्ले बांध ले। अच्छा
अच्छा शेख साहब छोड़े इलेक्शन को, ये बताएं कि नवाज शरीफ की वापसी की खबरें हैं, क्या कहते हैं? वो छोड़ें जुनैद साहब, नवाज शरीफ साहब बेशक यूके की प्राइम मिनिस्टर लिस्ट्रस को साथ ले आए, कुछ नहीं बनने वाला। अच्छा, जो ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ के आने से यहाँ कोई तूफान खड़ा हो जाएगा, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। देखें खान इस वक्त जिस पोजीशन में खड़ा है, कोई भी आ जाए उसका कोई बाल भीका नहीं कर सकता। और मैं एक और बात आपको जुनैद साहब बता दूं, नवाज शरीफ आके 1-to-1 इलेक्शन लड़ ले, खान ने खुद भी कहा है जमानतें जब्त करवा देगा खान। नून लीग की तो जुनैद साहब टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, और आप देखिएगा इलेक्शन नजदीक आने दें, हमारी टिकटें ऐसे बिकेंगी जैसे मौला जट पहली दफा लगी थी तो उसकी टिकटें बिकी थी। आपकी टिकटों से मुराद अवामी मुस्लिम लीग की? नहीं, मतलब क्या मतलब, हमारी क्या मतलब? वो तो जवाब दो शेख साहब, मेरा क्यों? भाई मेरी बात सुने, अवामी मुस्लिम लीग और पीटीआई एक में हो चुकी है। अच्छा, इसका मतलब है आप अगला इलेक्शन पीटीआई की टिकट पे लड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, इमरान खान अवामी मुस्लिम लीग के टिकट पे लड़ रहे हैं। देखें भाई या खान इस वक्त और मोहब्बत का इजहार करेंगे इंशाल्लाह हम। मैं पीटीआई की टिकट से लड़ूंगा और वो अवामी मुस्लिम लीग की टिकट पे इसका लड़ेंगे। मतलब है कि लोग ठीक कहते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लग जाए। यार इसने आपको कहा हुआ हंसने के लिए? मजबूरी है साडी शेख साहब, रोजी लगी साडी। तो मेरी भी लगी रहने दो ना, मेरी तो क्यों लात मारन डे? नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए 57,000 सियासतदानों को इंटरव्यू किए गए, 57,000 सियासतदानों को। बोले और इस नतीजे पे पहुंचे हैं ये रिपोर्ट मुरतब करने वाले कि औसतन सियासतदानों की उम्र आम लोगों की निस्बत 4.5 साल ज्यादा होती है। अच्छा। जो लोग सियासत में हिस्सा लेते हैं वो 4.5 साल ज्यादा उम्र पाते हैं। 4.5 साल पे दूजे इलेक्शन आ जाते ना तो उम्र घट जाती। अच्छा भाईजान, 2-3 हफ्ते हो गए मैं सोच रहा था कि इस मौजू को डिस्कस करूं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इशू ज़हन में आ जाता था कि मैं समझता था कि वो ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कस करना, लेकिन ये पीछे जाता जा रहा था। अच्छा, ये मौजू भाईजान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की एक मुश्तरका सर्वे रिपोर्ट है जी, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी, बड़ी हैरत अंगेज है। उस स्टडी के नतीजे में ये बात सामने आई है और शायद हमारे ज़हनों में इससे बिल्कुल उलट तस्वर मौजूद है। स्टडी रिपोर्ट ये कहती है, सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि सियासतदान जो है इनकी उम्रें आम लोगों की निस्बत ज्यादा होती है। सियासतदान जो है वो ज्यादा लंबी उम्र पाते हैं। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज ने मिल के ये रिसर्च रिपोर्ट या सर्वे रिपोर्ट मुरतब की है और 11 मुल्कों में ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं है, जाहिर है कि इनमें अमेरिका, मैंने समझे शायद कायम अली शाह साहब की वजह से ये उन पर भी आते हैं। जाहिर है कि जब सियासत और उम्र की बात होगी और कायम अली शाह साहब का जिक्र ना आए, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो बता रहे हो ना पाकिस्तान उसमें शामिल ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड, ये 11 मुल्क इस रिपोर्ट में शामिल किए गए। और इस रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए 57,000 सियासतदानों को इंटरव्यू किए गए, 57,000 सियासतदानों को। बोले और इस नतीजे पे पहुंचे हैं ये रिपोर्ट मुरतब करने वाले कि औसतन सियासतदानों की उम्र आम लोगों की निस्बत 4.5 साल ज्यादा होती है। अच्छा। जो लोग सियासत में हिस्सा लेते हैं वो 4.5 साल ज्यादा उम्र पाते हैं। 4.5 साल पे दूजे इलेक्शन आ जाते ना तो उम्र घट जाती। यानी कि वो 4 साल ज्यादा उम्र पाते हैं बड़े सियासतदान। वो वाले 4.5 साल। जो इलेक्ट हो जाते हैं। नहीं, ये भी फर्क है कि जो जीतने के आदी सियासतदान है ना, वो 4.5 साल उनकी उम्र ज्यादा है। अच्छा। और जो हारने की आदी है, जो सिर्फ मतलब
खड़े होने के लिए खड़े होते हैं। बैनरों में नाम ही जिनका हर दफा लिखा जाता है, उनकी उम्र भी आम लोगों की निस्बत ज्यादा होती है, लेकिन 3.5 साल औसतन वो ज्यादा उम्र पाते हैं। अभी आपने देखा होगा, ये मेरा ख्याल चंद दिन पहले जो है जिमी कार्टर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी 98 बर्थडे मनाई है। 2 साल बाद वो 100 साल के हो जाएंगे, 100वीं सालगिरह मनाएंगे। जिमी कार्टर हमें याद है, जाहिर है हम भी बहुत पुराने हैं। मेरा ख्याल है उस वक्त अयूब खान ने न्यू कैंपस की बुनियाद रखी थी जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर था। यार जिमी कार्टर तो अभी कल की बात है, जब ये अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू हुई थी तो उस वक्त जिमी कार्टर ने ज़ियाउल हक को जो पहली एड दी थी। जिमी कार्टर का जो खानदानी कारोबार था वो मूंगफली की काश्त थी, मूंगफली की ट्रेड थी। तो ज़ियाउल हक ने ये कह के वो एड जो है वो मुस्तरद कर दी थी पहले कि हमें पीनट एड नहीं चाहिए, हमें मूंगफली नहीं चाहिए, देने हैं तो डॉलर दो, अच्छे बंटू दो हमें। जाहिर है ज़ियाउल हक साहब की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसी तरह मलेशिया के सदर महातीर जो है वो 97 साल क्रॉस कर गए हुए। और इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साबिक सदर रफीक तारड़ साहब जो है उनका इंतकाल 93 साल की उम्र में हुआ था। और फिर उम्र के हवाले से मेरे ज़हन में आ रहा है कि खान अब्दुल वली खान की उम्र वो जो थी मेरा ख्याल है कि 89 ईयर्स थी। और एक और जो बहुत लंबी उम्र पाई है जिस सियासतदान ने, वो नवाबजादा नसरुल्लाह, उनकी 87 साल उम्र थी। हालांकि पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 67 साल है। और अभी भी देख लें आप कि ये जो मौजूदा लॉट है, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे, अभी इमरान खान ने तो अभी 2-3 दिन पहले ही अपनी 70वीं सालगिरह मनाई है, तो 70 क्रॉस कर चुके हुए हैं सारे सियासतदान जो है। तो मौजूदा लॉट जो है वो 70 के पेटे में। चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज लाई साहब भी 70 टाप चुके हैं। और अगर कायम अली शाह साहब की तरफ चले जाएं तो वो तो टाप चुके हैं। अगर कायम अली शाह साहब को देखा जाए ना तो फिर उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों की जो औसत उम्र है वो फिर बढ़ा दी है, अगर कायम अली शाह साहब को शामिल किया जाए। अगर माइनस कर दिया जाए तो फिर औसत उम्र कम बनेगी। बहरहाल ये जितने भी बुजुर्ग जिंदा हैं, अल्लाह ताला इनको सरों पे सलामत रखे। आमीन। देखें बात ये है कि मसरूफियत जो है ना जी वो एक बहुत बड़ी सेहत है। हाँ जी, बिल्कुल। और सियासत एक ऐसी चीज है कि जेड़ा हारे है भी मसरूफ है, जेड़ा जीते है भी मसरूफ है। इसके अब ना उस रिपोर्ट में भी कई वजूहात दी गई हैं। उसमें जाहिर है कि जो पाकिस्तानी या इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जी जी, उनकी वजूहात कुछ और होंगी, लेकिन उन्होंने अपने तईं जो अपने मुल्कों में देखा है तो उन्होंने कहा है कि एक तो इसकी बड़ी वजह जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी है। ये जितना मर्जी सुस्तुल वजूद सियासतदान हो उसको इतना मूव करना पड़ता है हर वक्त कि उसकी जो नेचुरल एक्सरसाइज है वही बहुत ज्यादा हो जाए। वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि मसरूफियत सेहत को अच्छा रखती है। और ये लोग तो रहते ही मसरूफ। एक मसरूफ और एक फिजिकल एक्सरसाइज, उसको फिजिकली मूवमेंट बहुत करनी पड़ती है, फिर फिजिकली वो मेंटली भी ऑक्यूपाइड रहता है। अच्छा, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी तो है ना कि परेशान भी रहते हैं। हाँ जी। सियासतदान जो है वो परेशान भी वही रहते ना हैं। जी मसरूफियत जो है वो सेहत अच्छी रखती है। तो मसरूफ सियासतदान होता ही है, जीते या भी हारे या भी। जीता हुआ इसलिए सुबह सुबह घर से निकल जाता है कि कोई काम कराने ना आ जाए, और हारा हुआ सवेरे सवेरे इसलिए निकल जाता है कि कहना है सारे इनके भाई जी अगली बारी हुण मेरा ख्याल रखो। अच्छा, जो सर्वे रिपोर्ट मुरतब करने वालों ने एक बड़ी वजह बताई है और मेरा ख्याल है कि वो हमारे सियासतदानों पे भी उसका इतलाक हो ज्यादा बल्कि होता है कि उनको सेहत की बहुत अच्छी सहूलतें मुयस्सर होती हैं। जाहिर है बात पे उनका मुआयना किया जाता है। थोड़ी सी अगर वो यहाँ पे दिल पे खारिश भी करे तो सारे कार्डियोलॉजिस्ट पहुंच जाते हैं। सीधी बात है कि उनको बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखा जाता है। और जो हुकूमत में हो उनको तो बहुत ही ज्यादा लाड प्यार मिलता है सेहत के हवाले से। और हमारे सियासतदान तो एक मेरा ख्याल सर में भी दर्द हो तो वो लंदन जाके इलाज करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये एक एडवांटेज है। फिर एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सियासत में आम तौर पे हिस्सा लेने वाले लोग जो हैं वो बहरहाल दौलतमंद ही होते हैं। बाय एंड लार्ज देखा जाए अक्सरियत जो है 90% लोग जो हैं वो खाते पीते लोग होते हैं। खाते पीते लोग जो है वो
चिकनाई खा के बीमार हो, ज्यादा खाने से बीमार हो तो हो, लेकिन सेहत के हवाले से उनका जो चेकअप वगैरह है और बीमारियों का इलाज की जो सहूलतें हैं ज़हीन भी वो होते आम हैं। वो उनको हाँ सारा जी, आम बंदे से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। ये इमरान खान साहब देखे ना जी, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती से लंबी जिंदगी दे। अपने जलसे में जितनी ऊंचाई से खान साहब गिरे थे, इतनी ऊंचाई से अगर गोगा गिरा होता तो आज इसकी 9वीं बरसी होनी। वो नान दाल पके होने हैं। सच्ची बात है, उसी वक्त वो महफूज हाथों में चले गए, अस्पतालों में दौड़ें लग गई, देखभाल करने वाले आ गए। हाँ जी। बात तो वही है ना जी कि जो सियासतदान हैं उनका हर तरफ से ख्याल हो रहा होता है। यार कुदरती 9वीं कहले बरसी बेशक। तो होती सो होती, जिस जगह गोगा गिरा होता वहां से आज तक उस कुएं से पानी निकल रहा होता। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ अल्लाह ना करे मैं इतनी शमीम आ रहती नहीं। अच्छा वाला laughter था, मैं क्यों मिस करता? ਛੱਡ ਦੇ ਗੋਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹੀ ਜਾ। कोई गल नहीं। ਬਹਰਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ और तुम जब भी गिरते हो तो लोग कहते हैं ये मंगण वास्ते डिग्गा जे कोई ना जावे। अच्छा जी, सियासतदानों की तवीलुल उम्री की एक और वजह जो हमारे यहाँ ज्यादा देखने में आती है वो ये है कि इंसान ज्यादा दुख और परेशानी में मुब्तला अपने आने वाली नस्ल के हवाले से रहता है, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के। और ये जो सियासतदानों वाला तबका है ना हमारा, ये अपनी औलादों के मुस्तकबिल के हवाले से किसी परेशानी का शिकार नहीं होता। अगर होता भी है तो यही होता है कि अपनी गद्दी पे उनको कैसे बिठाना है, और उनके कोई रोटी रिस्क के हवाले से उनको कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा जी, एक और बड़ी वजह ये है कि उनको अपनी रिटायरमेंट की कोई फिक्र नहीं होती। बाहर तो किसी हद तक चले होती है, हमारे यहाँ के सियासतदानों की कोई रिटायरमेंट की एज ही नहीं, इसलिए उनको ये फिक्र नहीं होती कि मैं 60 के बाद क्या करूंगा। उसको पता है कि 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, मैंने यही काम करना है। अच्छा जी, इस स्टडी के नतीजे में एक और बड़ी दिलचस्प हकीकत सामने आई है कि ये जो फर्क है ना आम लोगों और सियासतदानों की उम्रों में, ये जो फर्क है ये ज्यादा जो है ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में, तरक्की पजीर मुल्कों में ये फर्क कम है। सबसे ज्यादा जो फर्क है वो अमेरिका में है। अमेरिका में आम आदमी और सियासतदान की उम्र में 7.5 साल का फर्क है। अच्छा जुनैद साहब, अब गुफ्तगू का खुलासा ये है कि लंबी उम्र पाने के लिए सियासत में आना चाहिए। नहीं, वो एक उम्र होती है सियासत में आने की। अब तो आप लंगर में पहुंच जाएं, बस इतना ही बड़ा है। क्योंकि लंगर लेने के लिए आपको दूसरे मोहल्लों में जाना पड़ता है, आपके लिए इतनी एक्सरसाइज ही काफी है। और शाम को इनके जितने मोहल्ले वाले हैं ना, वो लंगर जब अपने शॉपरों में डाल के लाते हैं ना 2-2, 3-3 किलो चावल, तो अपनी उंगली पे शॉपर ऐसे घुमा रहे होते हैं और बच्चों को कह रहे होते हैं पुत्र रोजी कमाना आसान नहीं है। कर लें बातें, आप कर लें जितनी करनी है। मेरे घर के पास से जहाज उड़ते हैं, इसलिए उड़ जाते हैं ना कि खड़े नहीं रह पाते। बल्कि इनकी गली से सिर जहाज उड़ते हैं। वो वाले जहाज नहीं अजीजी भाईजान जो पर्चियां नहीं फेंकते। यार छाड़ दे, तू आप गली चो निकला में इतनी बड़ी गल है। जहाज का सबसे बड़ा इस्तेमाल देखो, कहता वो वाले जहाज जो पर्चियां फेंकते। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान लोग खुद कहते हैं जरा कड़क नान लगा देना। और बड़े भाई ये हमें कारोबारी पैंतरे ना बताओ, हमें इतना पता है कि जिस दुकान में तेरा तंदूर है ना 3 साल बाद वही तूने जाती खरीद लिया था, कहां से आई प्रॉफिट? और वीर मेरे, तुझे रोटी लगानी पड़ जाए ना तो तुझे लग पता जाए बंदे लगानी पड़ जाए ना, क्या मतलब? वो आप जाके तंदूर च मुंह ना रोटी ला के ले आंदा है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पंजाब के मुख्तलिफ बड़े शहरों में रोटी और नान की कीमतों ने कोहराम मचा दिया है और सरकारी रेट पर नान भाई रोटी और नान बेचने को तैयार नहीं है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए कटहरे में खड़ा है एक नान भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाईजान, सरकार कहती है रोटी 12 रुपए में बेचो, आपने यकतरफा तौर पे रोटी की कीमत 15 रुपए कर दी है। सरकार कहती है नान 20 रुपए में बेचो, आपने अपने तय 25 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। भाई साहब बड़ी बात सुने,
जब चारा महंगा होगा तो दूध सस्ता कैसे हो सकता है? जब चीनी महंगी होगी तो शरबत सस्ता आपको कैसे मिलेगा? जब गोश्त महंगा होगा तो टिक्के आपको सस्ते कैसे मिलेंगे? इसी तरह भाई साहब, जब आटा महंगा होगा तो रोटी आपको सस्ती कैसे मिलेगी? अब भाई तंदूर दे साइंसदान जो रोटी का रेट मुकर्रर करते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसरान, उनको भी इन सारी चीजों का पता होता है कि चीनी महंगी हो जाए तो शरबत सस्ता कैसे बिकेगा। सबको पता होता है। उधर ऐसे लोग नहीं बैठे होते कि जिनका मुंह ही नहीं होता, खाने पीने वाले ही बैठे होते हैं, और वो भी सारा कैलकुलेट करके कि आपका कितना खर्चा आना है, कैसे आना है, क्या होना है, दुकान का किराया भी बेच डाल के फिर रोटी और नान का रेट मुकर्रर करते हैं। ये आके सबसे पहले ही वो बात ना कर दो कि तेन कुटैरे तो बाहर कढ़ लीए ते इथों चुक के समान लम्मियां पा लीए तेने। और सादियां तेनू लम्मियां नहीं पाउणा, उत्ते मैं बह जाना। नहीं यार, महंगाई की सजा बहरहाल मौत नहीं है। देखो भाई साहब, अगर जो गवर्नमेंट कहती है कि आप रोटी का रेट सस्ता कर दे तो पेड़ा हम छोटा कर देंगे, क्योंकि सर वारा नहीं खाता। ओ भाई मेरी बात सुनो, हुकूमत इसलिए रेट फिक्स करती है कि हुकूमत आपको सब्सिडाइज्ड निर्खों पे आटा मुहैया करती है। हुकूमत का ये राइट बनता है कि वो आपसे अपने कहे हुए, अपने बताए हुए रेट्स पे रोटी बिकवाए। वो जो रेट मुकर्रर करते हैं ना जी सरकारी एहलकार, सरकार की तरफ से जो आटे का रेट मुकर्रर होता है, सब्सिडी दी जाती है, हाँ जी, वो ये आटा नामुराद लेके तंदूर पे पहुंचते नहीं है ना। उधर स्टोर पे ही बेचने वाले के पास ही उसके पैसे पूसे ले दे के उधर ही बेच छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो मसला ये है कि अगर सिस्टम ठीक हो और हर जगह पे नेक नीयत बंदा बैठा हो, हाँ जी। हलाल खाने वाला बंदा बैठा हो, तो ये कभी हो ही नहीं सकता ना कि एक रेट जो मुकर्रर किया गया है उससे ऊपर रोटी इनको वारा ना खाए। वारा खाता है सारा कुछ। सरकारी रेट पे इनको आटा मिलता है 66 रुपए किलो, जी। ठीक है, और अगर ये ओपन मार्केट से खरीदे तो 120 रुपए किलो आटा मिल रहा है इनको। ओ यार भाई साहब, आपको इतने आप इंजीनियर ना बने, आप अगर ऐसी बात है तो घर में रोटी बना लिया करें ना, आप तंदूर से लिया करें। मेरे भाई ये एक घर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के घरों का मसला है। बराए मेहरबानी आप अपनी कीमतें वापस ले। देखो जरा, वो बंदा भी परेशान हुआ हुआ है जो रोटी के एक नवाले के पोरे खाता है बस। ओ भाई साहब, तंदूर लगाने के लिए कमर्शियल रेट पर गैस लगता है, ये कोई घरों का गैस नहीं है जो आम रेट पे लग जाएगा। आपको पता है कि गैस के कमर्शियल रेट कितने ज्यादा है? ओ यार, सारा कुछ पता है, तुमने कोई इधर गूंगे बैठे हुए या बहरे बैठे हुए देख लिए? यही तो तुम्हें कह रहे हैं कि सारे हिसाब किताब लगा के तो रोटी के रेट मुकर्रर होते हैं, नान का रेट मुकर्रर होता है। सीधी बात है कि अब हौसला नहीं रहा। ये सिर्फ आप लोगों का मसला नहीं है, हर शोबे में इसे स्यापा पड़ गया हुआ है। लालच और ख्वाहिश इतनी बढ़ गई हुई है कि जो हलाल है वो किसी को हजम ही नहीं हो रहा, उस पेट ही नहीं हलाल से भर रहा, ये हराम हो जाता है। आप फिर ये काम छोड़ दें। जिस तरह सिपाही कहता है ना जी, मैं इतनी थोड़ी तनख्वाह में कैसे गुजारा करूं, उसको चाहिए कि वो नौकरी छोड़ के फिर कोई और काम कर ले। जिसको गुजारा होता है, जिसको वारा खाता है, वो सिपाही लग जाए। इसी तरह आपको अगर ये वारा नहीं खाता जो गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करती है, ते तंदूर ढाओ, बल्कि ढाओ भी ना, उन्हें बाल के एक बारी उहदे च छाल मार दियो। यह सबसे बड़ा इल्जाम इन लोगों पे ये लगाया जाता है जो 100% ठीक है, और मेरा ख्याल है कि 90% जो लोग हैं, जो नान भाई हैं, वो इस धंधे में मुलव्वस हैं, वो है वजन कम तोल। जी जी, सीधी बात है, 100 ग्राम की रोटी देने के ये पाबंद है। आप होटल पे चले जाएं, किसी तंदूर पे चले जाएं, वहां पे रोटी का ज्यादा से ज्यादा वजन जो आपको 60 ग्राम 70 ग्राम मिलेगा, बल्कि 40 ग्राम भी मिलेगा। अब तो इतनी पतली रोटी हो गई है कि पका के ये रखते हैं, उसे हल्की सी वाह लगती है, रोटी पापड़ बनता है। अब तो नान पापड़ों की तरह के हो गए हैं। अजीजी भाई चीजें सस्ती करा दे मेहरबानी। आलू गोश्त खाए कितनी देर हो गई? भाईजान, लोग खुद कहते हैं जरा कड़क नान लगा देना। और बड़े भाई ये हमें कारोबारी पैंतरे ना बताओ, हमें इतना पता है कि जिस दुकान में तेरा तंदूर है ना, 3 साल बाद वही तूने जाती खरीद लिया था। कहां से आई प्रॉफिट? और वीर मेरे, तुझे रोटी लगानी पड़ जाए ना तो तुझे लग पता जाए बंदे का लगानी पड़ जाए ना, क्या मतलब? वो आप जाके तंदूर च मुंह ना रोटी ला के ले आंदा है। जिसको बता रहे हो वो बेचारा इतना सा कद है, रोटी उतारते हुए 7 दफा तंदूर के अंदर गिरा है। और जी इनकी वजह से अगर बाकी सारे गरीब आदमी जल रहे हैं तो इनको भी फिर डेगी पैना चाहिए। मसला ये है, ऊपर से कहते हैं कि घर रोटी पका ले। हाँ जी। यार जो मस्कीन लोग बाहर मजदूरी के लिए निकलते हैं, या जिनके घर में नहीं है रोटी पकाने का बंदोबस्त,
जाहिर है आपसे रोटी वही लेने जाता है। बिल्कुल। जो घर पका सकता है उसको मौत पड़ी हुई है, आपकी दुकान पे जाएगा तो तो भाईजान रोटी सीधी सीधी बात है, जितने आप रोटी के पैसे देंगे उतना ही रोटी का वजन होगा। आप 10 रुपए देंगे तो 10 रुपए का आटा लगेगा, आप 15 रुपए देंगे तो 15 रुपए का आटा लगेगा। आप इन दोनों भाइयों की तरफ देख लें, अब इस भाई पर 1.5 गज कपड़ा लगता है सूट पर और उस भाई पे 15 गज लगता है। अब यही से अंदाजा लगा ले इस पे कितना पैसा खर्च होता है और उस पे कितना पैसा खर्च जिस होता है। भाई पे 15 गज कपड़ा लगता है ना, उस पर 2.5 मन आटा भी लगता इधर रोटी की बात करो, हमें लेट डाउन मत करो। ये तो आप कर रहे हैं करने वाली बातें। है। हाँ, अमलन जो हम कह रहे हैं वही तो अर्ज कर रहे हैं कि पैसे तुम उसके लेते हो, आटा इतना लगाते हो। ये कह रहे हैं। यानी पैसे तुम आटे की बोरी के लेते हो और देते तुम आटे वाली चिड़ी हो। अब आई बात समझ में, 4 रोटियां तुमसे फ्री लें तो मौत पड़ जाती है तुम्हें। ओ भाई साहब 4 रोटियां एक दफा लो तो वारा खाती हैं, सुबह दोपहर शाम 4-4 टाइम वारा नहीं खाती। अब बस कर दो खुदा के वास्ते, बस कर दो। यही तो स्यापा है, रोटियां खाने वाले जो है ना वो तुम्हें छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों छोड़ जाता है? देखिए ना इनके लिए सजा है, और अगर सजा है तो उस पर अमल दरामद नहीं है। सऊदी अरब में अगर रोटी का वजन कम निकले ना, जी। 3000 रियाल जुर्माना है। हाँ जी, तो यहाँ पे तो अजाब ये है ना कि फूड अथॉरिटी वाले जो हैं, अगर कोई तगड़ा बंदा लग जाए, वो कैप्टन उस्मान था जब यहाँ पे तो हला हुई थी। आजकल भी वो मुदस्सर रियाज जो लगा हुआ है वो भी डाढ़ा बंदा है यार। उसने एक जगह पे छापा मारा है, भाई जुनैद 3 साल पुराने सिरी पावे उसने निकाले हैं स्टोर में। ये तो इनकी हालत है। और आगे से वो दुकानदार शर्मिंदा नहीं हुआ, कहता नहीं इसलिए पुराने हैं कि फिरौन की बकरियों के पाए हैं। अंदाजा देखो ना ये राना फरौन की बकरी होती रहा है। सुन रहे हो, फ्रॉन के बकरे फ्रॉन बनकर बैठे होते हो तंदूर पर, गरीबों को लूटते हो। अतीक साहब ये सिर्फ लूटते नहीं, साथ गंद भी खिला रहे होते हैं। मक्खियां बैठी हुई हैं पेड़ों पे, जो लगा रहा होता है वो इतने इतने पसीने, ये सारा कुछ ये खुद करते हैं। सफाई का तो नामो निशान नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। यार गंडा सुसरियां सुंडियों वाला आटा, कोई छानना नहीं, कोई सफाई नहीं करनी। फिर पुराना ये जो छान टुकर होता है हाँ जी, हाँ जी। ये इकट्ठा करके इनके आगे भेज जाते हैं, उसे पीस के वापस से गुन के भेज देते हैं रोटियां बना के। और फिर कोई सफाई का तो ख्याल है ही नहीं ना। अस्तगफिरुल्लाह। इतना अनहाइजेनिक मटेरियल और इतना गंद होता है इनके तंदूर के ऊपर कि बाखुदा हैरानगी होती है कि ये किस तरह किस जुर्रत से इंसानों को ये सब खिला रहे हैं। यार तुम जैसे लोग तो जब तंदूर पे रोटियां लेने जाते हैं तो ये हालात देख के खून के आंसू रोते हैं कि कितने खुशनसीब है वो लोग जिनकी बीवियां घरों में रोटियां पका के देती हैं। जी 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 जी, यही बात आप लाइन में खड़े होके पीछे मुड़ के मुझे कह रहे होते ये असी किस लाइन च फंसे। भाईजान ये जो आप सूखे टुकड़ों की बात कर रहे हैं, वो सूखे टुकड़े कोई प्लास्टिक के नहीं होते, वो भी आटे के ही होते हैं। अतीक यस सर। मेरा वीर ले जाए इन्हू थाने ते अपनी मर्जी कर। देखिए मेरी बात तो सुनिए, आगे चलो। मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। बहुत समय लगे। नाज़रीन में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गली तंग लिखी हुई है ना, हाँ जी। वो ये बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया की नहीं है। अच्छा, वो यूरोप के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क जर्मनी की है और उसकी चौड़ाई सिर्फ 31 सेंटीमीटर है, यानी 1 फुट। बल्ले 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 बल्ले, यानी बिल्ली भी इधर लंघे ना तो उधर फिर कुत्ता बाहर ही खलो जाता है। अपन जी जल्दी लंघो जरा, फिर मैं भी लंघड़े। अच्छा जी, हम जब अंदरून शहर जाते हैं ना लाहौर में, जी। तो हम वो तंग सी गलियां देख के तो बड़ा मजा लेते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा साइकिल पे बंदा फिर सकता है, उस गली के अंदर से गुजर सकता है। मोटरसाइकिल भी हो तो बंदे का सज्जे खब्बे से को हैंडल शैंडल दीवार को लग जाता है। बहुत तंग गलियां हैं। हाँ जी। और वहां जाके ये भी एहसास होता है कि यार लोग यहाँ रहते कैसे वो होंगे। यूसुफी साहब ने कहीं लिखा था ना कि इतनी तंग गलियां लाहौर शहर में शायद कि अगर औरत और मर्द एक दूसरे की तरफ मुखालिफ सिमत से आए तो जब क्रॉस पड़े तो सिर्फ बीच में निकाह की गुंजाइश रह जाती है। हाय हाय हाय, इतने करीब हो जाते हैं। बहुत ही वाकई तंग गलियां हैं। और वहां पे रहने वाले जो हैं वो अल्लाह ना करे किसी मुसीबत के वक्त कोई हेल्थ इशू या कोई ऐसा इमरजेंसी में, जी। मैं सोचता हूँ कि कैसे ये लोग निकलते हैं और किस तरह ये पहुंचते हैं हाँ जी। डॉक्टर के पास या दूसरा तीसरा।
और कई लोगों ने, आपको पता है आधे शहर लाहौर ने गाड़ियां रखी हुई हैं अंदरून शहर में रहने वाले लोग, और वो कुछ तो अपने अंदर तक वो गली इतनी को होती है कि वो ले जाते हैं गाड़ी, और उन्होंने अंदर कोई जगह खरीदी होती है, उसमें उन्होंने वो गाड़ी खड़ी की होती है। अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने बाहर बंदोबस्त किया हुआ है, वो अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी करके तो 2 3 4 गलियां पैदल जाके अपने घर पहुंचते हैं। अच्छा, सिर्फ यही हमारे जहन में है कि अंदरून शहर इस तरह का तंग गलियों वाला या पाकिस्तान में है या ज्यादा से ज्यादा इंडिया और बांग्लादेश में है, बिल्कुल। और कहीं नहीं होगा। और इतनी तंग गलियां जहां से माशाल्लाह गोगा साबित नहीं गुजर सकते। ऐसी गलियां मतलब हम सोचते हैं कि यही हैं, बल्कि गोगा तो उधर जाता ही नहीं। मैं गोगा से अगर खड़ा बाहर, हो जाऊं तो लगता है गली बंद है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है अंदरून शहर कई दफा गया है ना, तो बाहर ही पाठी दरवाजे या लोहारी दरवाजे बह के फोन कर देंदा है, इथों तक माल पहुंच गया, हुण तुसी अंदरों आ जाओ। गोगे को तो कई तंग गलियों वाले शहर जो है वो गलियां खुली करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बंद शरियानों में स्टंट निकालते हैं। यानी तंग गली जी जागते ही करते गली खुली हो जाती है। अच्छा, आप ये सुन के हैरान होंगे जो खबर मैंने 2 दिन पहले पढ़ी है जी। कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गली तंग लिखी हुई है ना, हाँ जी। वो ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया की नहीं है। अच्छा। वो यूरोप के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क जर्मनी की है, और उसकी चौड़ाई सिर्फ 31 सेंटीमीटर है, यानी 1 फुट। बल्ले 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 बल्ले, यानी बिल्ली भी इधरों लंघे ना तो उधरों फिर कुत्ता बाहर ही खलो जाता है, कहता अपन जी जल्दी लंघो जरा, फिर मैं भी लंघना है। और क्रॉस जो तो बंदा कर ही नहीं ना सकता इतनी। हाँ, सप क्रॉस हो सकता है, उधर एक सप आ रहा है तो दूसरा इधर लंघ जाए। ये गली कभी सुरंगी हुई है ना जी। हाँ जी, जो मर्जी आप कह लें, आपके लिए तो सुरंग भी नहीं, गला ही हो सकता है 1 फुट का। तो वो जर्मनी की गली जो है वो सिर्फ 1 फुट चौड़ी। इतनी तंग गली जो होता है ना, पतली गली, तो पतली गली नहीं है, वो बीमार गली है। यानी 1 फुट की गली। जुल्फी भी उथों लंघना होवे ते घर कह के जावे कि दुआ करना मैं गली क्रॉस कर जावां। थोड़ा है हम वो गलियां। इस गलों के उथे बड़े ही नहीं सी जाना, छोड़नी पैनी सी। यार है इतनी तंग गली में से तो गोगा जी गोगियो उधर तो यही हो सकता कि गली दी इस नुक्कर तो तुसी उधर चाह कर लवो, चाह। ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੰਗ ਗਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲੀ ਦੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਗ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹਾਲੇ ਭੁੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਾਲ बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाए। गोगे को नुकसान हो सकता है और पकाने वालों का फायदा। अच्छा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना जी, वो वीनस की गलियां। अच्छा। हाँ हाँ, इटली में बहुत तंग गलियां। हाँ जी, वहां भी। वहां भी जो पुराने शहर हैं, हाँ जी। वहां पे बड़ी बड़ी तंग गली मौजूद है। वहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुराने लोग थे, पुराने जमानों के जमाने लोग, के लोग, हाँ जी। उनके लिए जमीन की बड़ी अहमियत होती थी। अब तो चौड़ी सड़कें ज्यादा जितनी चौड़ी हों उतनी जल्दी वो टाउन बिकता है या हाँ जी। सोसाइटी बिल्कुल, बिकती है ना। और खूबियां बताते हुए कहा जाता है कि यार फलां टाउन बना है, बड़ियां खुलियां हाँ, सड़कां, खुली सड़क है, हाँ। बहुत खुली गलियां, हाँ कहा जाता है, तो फिर लोग दौड़ते हैं कि हाँ। खरीदो जी होते। बिल्कुल। या शायद दिल इतने तंग हो गए हैं कि अब हमें खुली गलियां चाहिए। वो तंग गलियों में रहने वाले लोग जो थे वो कितने कुशादा दिल थे, तो उनको वहां पे कोई घुटन महसूस नहीं थी होती। हाँ। हम तो अब इस तरह के मोहल्ले में जाएं तो हमें घुटन महसूस हो वाकई, रही है। बिल्कुल। मगर मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये तजुर्बा है कि ये तंग गलियों के अंदर रहने वाले लोग बड़े कुशादा दिल होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। इनके दिल आपस में जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं। और एक दूसरे का एहसास जो है वो इन्हीं महलों के अंदर है। जिन्नियां चौड़ियां सड़कां टुर जाओ ना जी, उसे पता ही नहीं होता नाल वाले घर च की तूफान आया या क्या हादसा हुआ है। बिल्कुल। इसलिए मुझे ये 1 फुट की गली की खबर देख के तो बहुत मजा आया। मैंने कहा यार उस मोहल्ले में कितनी खूबसूरत जिंदगी होगी। इधर बारी चुगली कहती होनी है एला चार, कहती नहीं उरा लिया एला खीर वाली कौली। किसी ने झगड़ा भी हो जाता होना। अच्छा, आम तौर पे हमारे यहाँ आता है कि अगर तंग गली का जहन में तस्वर आए तो गंदगी का आता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, इवन लाहौर में भी कई तंग गलियां हैं जो बहुत साफ सुथरी गली हैं। उनमें मतलब अगर कुशादा सड़कों से उनका मुवाजना किया जाए तो वो जो तंग गली है वो कुशादा सड़क से ज्यादा साफ सुथरी है। तो ये इस बात का इनसार है कि वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जहाँ पे नुकसानात है वहां पे फायदे भी बहुत हैं। नुकसानात ये नहीं होंगे ने ना जी, आपस च औरतां लड़ पैंदियां नहीं, भैन को डकार होली मारन करन, डकार इन्हें मारे तो मैं अपने बंदे नाल लड़ पईयां। हाँ, खाली पेट का डकार मारन डे। अजीजी किन्ना ना है उस मुल्क दा, जर्मनी अजीम मुमलकत ते फुट दी गली है ना, उच आइसक्रीम वाला आ सकदा, ना गोले वाला आ सकदा, ना मूंगफली वाला आ सकदा, ना हिटलर खुद जा सकता था। ਨਾਲੇ ਗੌਰੀ ਭਾਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਦੋਂ ਛਾਨ ਬੂਰਾ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪਤੀਸਾ ਖਾਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਦੌੜੋ। अजीजी मुझे कोई शौक नहीं जर्मनी के वीजे का। हाँ अगर साल का इकट्ठा लाउन तो फिर ठीक है। फिर तो उन्होंने अपने लिए बुरे साल का इंतखाब खुद किया ना, उनकी मर्जी। जिन्नियां ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਰਮਨੀ तक पहुंच गई, उन्होंने गली खुली करा लेनी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि वो अच्छी थी जब तक सहती रही, जब बोल पड़ी तो बुरी करार पाई। नाज़रीन खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।